Hello friends, I welcome you all to VET Innovation Classes. My name is Dr. Pranav Anjaria and today in this lecture we'll be discussing about a very important topic of epidemiology, that is epidemiological concept and sampling. Epidemiological concept and sampling. So these are two different parts. We'll be discussing about what type of sampling are to be done, how sampling is to be done, what are different methods for that. We'll be discussing it on the later part. So for the epidemiological concepts, there are different concepts which we'll be discussing. The first one is Koch's postulate. This Koch postulates were given by the scientist named Robert Koch. It was given by Robert Koch, and so they are called as the Koch postulate. Now what the Koch postulate suggests is that microbes must be present in all the diseased animal and not in the healthy animal. Microbes, all case of diseased animal and not in हेल्दी एनिमल. तो कोई एक पर्टिकुलर माइक्रोब की अगर बात करें तो वो जितने भी उससे रिलेटेड केस होंगे तो वो सब केस के अंदर वो पर्टिकुलर माइक्रोब प्रेजेंट होना चाहिए. और सेकेंड चीज क्या है कि हेल्दी एनिमल के अंदर वो माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन बाय रॉबर्ट कोच. द माइक्रोब मस्ट बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल. Microbe isolated on pure culture. ये माइक्रोब को हम प्योर कल्चर में वो हमें मिलने चाहिए. वो वी शुड बी एबल टू ग्रो इट इन दी प्योर कल्चर. उससे क्या होगा कि अगर और भी कोई टाइप का अगर कंटामिनेशन होगा तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इफ इट इज अ प्योर कल्चर दैट वी विल बी श्योर दैट ओनली दिस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट. Cultural microbe should cause the disease when introduced into the healthy individual. When this cultured microbe is introduced into animal, it should cause disease. ये जो कल्चर हमने जो माइक्रोब का प्योर कल्चर किया है उसको हम जब एनिमल में इनोक्यूलेट करेंगे, एनिमल में एडमिनिस्टर करेंगे, तब उससे भी डिजीज प्रोड्यूस तो होना ही चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द फोर्थ मस्ट बी द माइक्रोब मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज एक्सपेरिमेंट एंड इट शुड बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल कॉजेटिव एजेंट. रीआइसोलेटेड and should be original causative agent. So Koch's postulate you might have already studied in the microbiology. This is the basic thing that you are taught, we will be taught in the microbiology. तो इसके अंदर क्या होगा, you will learn with the example of anthrax in sheep. तो क्या है Koch postulate? Microbes should be present in the all cases of that particular diseased animal. अगर जैसे एंथ्रेक्स से ससेप्टेबल या एंथ्रेक्स से डिजीज्ड और इन्फेक्टेड हमारे पास 5 शीप है तो पांचों शीप में से वो पांचों शीप में वो उसका इन्फेक्शन होना चाहिए. और जो दूसरे अगर कोई 5 हेल्दी शीप है तो उसके अंदर ये बैसिलस एंथ्रेसिस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. Second is microbe should be
आइसोलेटेड ऑन प्योर कल्चर। तो हम जब वो शीप के ब्लड में से ये ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके प्योर कल्चर करेंगे, देन वी विल बी एबल टू कल्चर इट इन द माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो हमें उसका प्योर कल्चर करना है। थर्ड इज, ये अगर कल्चर्ड माइक्रोब कोई भी हेल्दी एनिमल के अंदर एडमिनिस्टर किया जाएगा तो वो ही सेम डिजीज, जैसे बेसिलस एंथ्रेसिस को हमने प्योर कल्चर कर लिया, अभी हम वो अगर वो हेल्दी शीप में एडमिनिस्टर करेंगे तो वो सेम डिजीज फिर से प्रोड्यूस होनी चाहिए। मतलब जो हेल्दी शीप है उसके अंदर भी एंथ्रेक्स ही होना चाहिए, फिर और कोई डिजीज वहां पे नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट इज री आइसोलेशन। तो वो जो हेल्दी एनिमल में भी हमने इनोक्यूलेट किया, उस जिसमें डिजीज प्रोड्यूस हुआ, उसमें से हम जब ये ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करेंगे, सो देन इट शुड बी द ओरिजिनल कॉजेटिव एजेंट। जब हम उसमें से आइसोलेट करेंगे तब भी वो बेसिलस एंथ्रेसिस ही होना चाहिए। सो दीज आर द 4 कोच पोस्टुलेट्स that were given by Robert Koch in the year 1884. तो ये कोच पोस्टुलेट्स है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज इवांस पोस्टुलेट। इवांस पोस्टुलेट वर गिवन इन 1976। इवांस पोस्टुलेट, अभी जैसे कोच पोस्टुलेट्स में हमने 4 पोस्टुलेट्स की बात की, इवांस पोस्टुलेट की जो एक प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल विद द डिजीज शुड बी सिग्निफिकेंटली हायर इन दोज एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर। इसका मतलब है रिस्क फैक्टर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे डिजीज ज्यादा होना चाहिए, और जहां पे रिस्क फैक्टर कम है वहां पे डिजीज कम होना चाहिए। रिस्क फैक्टर किसे कहेंगे? द पर्टिकुलर फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विथ एनी काइंड ऑफ रिस्क। लाइक फॉर एग्जांपल कोई डिजीज की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी द रिस्क फैक्टर। तो जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है वहां पे डिजीज का चांस ज्यादा होना चाहिए, जहां पे रिस्क फैक्टर कम है वहां पे डिजीज कम होना चाहिए। द एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर should be present more commonly in those with disease than in those without disease। उसका मतलब क्या है? एक्सपोजर should be high in diseased individual and it should be low in non-diseased individual। जिसका मतलब क्या हुआ? डिजीज पॉपुलेशन हुआ होगा उसके अंदर एक्सपोजर ज्यादा हुआ होगा, ऐसा होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो इन्फेक्टेड नहीं है या फिर जहां पे इन्फेक्शन कम है वहां पे एक्सपोजर भी कम होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना एक्सपोजर उतना ही डिजीज का रेट। थर्ड इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस शुड बी सिग्निफिकेंटली इन हायर those to risk factor as compared to those who are not exposed। तो यहां पे क्या बात करें? नंबर ऑफ न्यू केसेस। तो अगर यहां पे एक्सपोजर ज्यादा होगा तो न्यू केसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर किसी चीज से एक्सपोज किया जा रहा है तो वहां पे उसके केसेस, नए केसेस भी बढ़ेंगे एज कंपेयर टू अनएक्सपोज्ड ग्रुप, जहां पे उसका उतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट इज टेम्पोरली अ डिजीज शुड फॉलो द आउटकम। टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने क्या बात की थी? इट इज बेस्ड ऑन टाइम बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो द डिजीज शुड फॉलो द एक्सपोजर टू द रिस्क। पहले एक्सपोजर होना चाहिए, फिर उसके रिस्क फैक्टर के हिसाब से इंफेक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। ऐसा ना हो कि जो रिस्क फैक्टर है वो कम है, एक्सपोजर नहीं हुआ, पहले डिजीज हुआ, फिर हमने उसको एक्सपोज किया।
एक्सपोजर के बाद उसका प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए. सो विथ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑन अ बेल शेप कर्व. तो बेल शेप कर्व उसका मतलब दिस इज अ बेल शेप कर्व. जैसे हम एक्सपोजर बढ़ाएंगे उसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, फिर एक्सपोजर कम करते ही फिर उसके डिजीज का रेट जो है वो कम हो जाएगा. इट शुड फॉलो दिस बेल शेप्ड कर्व. द नेक्स्ट थिंग इज the spectrum of host response. The spectrum of host response from mild response to severe response should follow exposure to risk factor along a logical biological gradient. So this is what we talked in before 2 points कि वो जो है वो follow होना चाहिए. It should be in a timely sequence based. Next is measurable host response should appear regularly following the exposure of risk factor. Risk factor exposure regular रिस्क फैक्टर. ये पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से हमने किसी भी ग्रुप को अभी आज एक्सपोज किया है और अगर फिर हमें उसके बाद में फिर से करेंगे तो फिर से वही टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना चाहिए. सो दिस इज इवांस हाइपोथेसिस. द नेक्स्ट इज एलिमिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क शुड डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी और अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. रिस्क को हमने कम कर दिया, एक्सपोजर को हमने कम कर दिया, तो उससे क्या होना चाहिए? डिजीज अकरेंस शुड ऑल्सो बी डिक्रीज्ड. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इवांस पोस्टुलेट्स. तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोजर अगर हमने कोई पर्टिकुलर एरिया में कम कर दिया तो वहां पे जो डिजीज का अकरेंस है वो भी कम हो जाना चाहिए. उसी की वजह से हम उसको कहते हैं रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर से ही एक्सपोज करेंगे तब डिजीज प्रोड्यूस होगा. जो रिस्क फैक्टर होगा उसका एक्सपोजर कम कर दिया तो वो डिजीज का जो वहां पे अकरेंस होगा वो कम हो जाना चाहिए. The prevention or modification of host response should decrease it, and the all relationship and association should be biologically and epidemiologically credible. It should be biologically and epidemiologically credible. तो कोई भी डिजीज की बात करें देन इट शुड बी बायोलॉजिकली एज वेल एज एपिडेमियोलॉजिकली क्रेडिबल. सो दीज वेर द इवांस पोस्टुलेट. जो ये हमने बात की वो थी इवांस पोस्टुलेट्स. नाउ विल मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन. सो जनरल एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट्स में फर्स्ट डेफिनेशन, द फर्स्ट डेफिनेशन दैट विल टॉक अबाउट इज एंडेमिक. एंडेमिक में हमें दो चीज याद रखनी है, दो वर्ड याद रखना है. कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज. अगर आपको इतना याद रहता है तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज. तो इसका मैं क्लासिकल एग्जांपल अगर हम यूज करें तो वो होगा कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज, जो शिमोगा इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका वहां पे प्रेजेंट है. तो हम वो एरिया को कहेंगे दैट एरिया इज एंडेमिक टू कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज. क्यों एंडेमिक? क्योंकि वहां पे डिजीज प्रेवलेंट है. वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टिक्स हिमोफाइसालिस स्पिनिजेरा. वहां पे उसका पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे वो डिजीज एंडेमिक है. तो नेक्स्ट इज एपिडेमिक. Epidemic means sudden rise in case in a high number. Sudden rise in a case
in high numbers. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ऊपर KFD इन शिमोगा, जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल है सार्स कोव 2, सार्स कोरोना वायरस 2। सडन इंक्रीज इन केसेस, सडन इंक्रीज इन केसेस, और वो भी हायर नंबर्स में। तो सार्स कोरोना वायरस में क्या हुआ था, इनिशियली वेरी फ्यू पीपल वर इन्फेक्टेड और अचानक आधा देश इससे इन्फेक्ट हो गया। तो दैट इज सडन इंक्रीज इन द केस। तो वो जो कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एपिडेमिक। इफ अगर हम एक हमारे देश की ही बात करें, देन इट इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। हमारे देश के अंदर कोविड-19 का एपिडेमिक हुआ था। तो नेक्स्ट इज पैंडेमिक। पान का मतलब है ऑल। व्हेन वी से पानसाइटोपिनिया मतलब जितने भी सेल्स है उसका, पान ल्यूकोपिनिया मतलब जितने भी व्हाइट ब्लड सेल है उसका कम होना, ऑल। तो पैंडेमिक का मतलब है डिजीज विच हैज द कैपेबिलिटी टू क्रॉस द बाउंड्रीज। द डिजीज विच हैज द एबिलिटी टू क्रॉस द बाउंड्री। अभी यहां पे हमने जब एग्जाम्पल की बात की थी SARS-CoV-2 इन इंडिया, तो अगर हम सिर्फ इंडिया तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, देन वील से SARS-CoV-2 एपिडेमिक वाज फाउंड इन इंडिया। बट SARS-CoV-2 के केस तो पूरे वर्ल्ड में थे। तो हम SARS-CoV-2 को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करना है, देन वी विल से दैट देयर वाज एन पैंडेमिक ऑफ SARS कोरोना वायरस। तो क्या हुआ था, चाइना में आउटब्रेक हुआ, चाइना से क्रॉस होके दूसरे कंट्रीज में गया, फिर पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड हो गया। सो दिस डिजीज हैज द एबिलिटी or the condition in which the disease will cross the boundary and will cause severity, that is called as pandemic. Next is sporadic. स्पोरेडिक का मतलब है ओकेजनल केसेस एट आइसोलेटेड रीजन्स। ओकेजनल केसेस आइसोलेटेड, जिसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक डिजीज के 3-4 केस ही मिलते हैं, फिर वो 3-4 केस कहीं और जगह भी ऐसे ही 2-3 अलग अलग जगह पे मिलते हैं। सो दैट केसेस विल कॉल इट एज अ स्पोरेडिक केस, राइट। So these are terms which are very important with respect to your examinations. तो ये आपको याद रखना है। दूसरे जो दो टर्म्स है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, एपिजूटिक्स एंड एपोर्निथिक्स। तो वर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो एपीजू, एपी मतलब एपिडेमिक, जू मतलब एनिमल्स। तो जब भी एनिमल डिजीज का एपिडेमिक होगा तो उसको हम कहेंगे एपिजूटिक्स। और यहां पे
यहां पे क्या हो रहा है, एपोर्निथिक, so that is epi ornith, ornith, ornithology is study of birds. तो हम जब एपोर्निथिक्स कहे तो here we are talking about disease epidemic in birds. यहां पे था disease epidemics in animals. ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन. इसमें से एपोर्निथिक्स बहुत ही ज्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है. नाउ विल टॉक अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन एपिडेमियोलॉजी. तो कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जब भी हम एपिडेमियोलॉजिकल रिलेटेड बात करेंगे तो देर आर सम फ्यू टर्म्स विच वी शुड नो. तो उसमें से पहला टर्म है सर्वे. सर्वे किसे कहते हैं कि जब कोई भी एक बड़ा पॉपुलेशन होगा या कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसको हम टारगेट करके वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. एक पर्टिकुलर यूनिट होगा जो पूरा पॉपुलेशन है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन और उसी का हम पूरा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सर्वे. द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसस. यहां पे होगा ओनली रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वे, सर्वे में क्या होता है, जितना भी पॉपुलेशन है वो सब का इंफॉर्मेशन लेना, सबका इंफॉर्मेशन काउंट करना. तो जनसंख्या आपको पता होगा हर कुछ साल पे वो काउंट की जाती है कि अपने देश में कितना पॉपुलेशन बढ़ा, कितना पॉपुलेशन कम हुआ, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने सर्विस करते हैं, कितने फार्मर है. ये सारी डिटेल्स, इंडिविजुअल्स की सारी पर्सनल डिटेल्स रिकॉर्ड की जाती है. तो जब पूरे पॉपुलेशन की हम बात करें देन वी विल से सेंसस. जैसे इंडिया में लाइव स्टॉक सेंसस किया जाता है, तो लाइव स्टॉक सेंसस का मतलब कि इंडिया के अंदर जितने भी लाइव स्टॉक एनिमल्स है और इवन पोल्ट्री है तो उसका रिकॉर्डिंग लिया जाता है. तो एवरी टाइम द लाइव स्टॉक सेंसस कम्स आउट, हमें पता चलता है कि प्रीवियस सेंसस से, जो 4-5 साल पहले जो सेंसस हुआ था, उसके कंपैरिजन में अभी वो एनिमल की संख्या बढ़ी है या कम हुई है, एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ है, एग प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ है. तो ये जो हम उसको पता लगाना हो तो उसके लिए हमें करना पड़ता है सेंसस. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप नहीं होगा, यहाँ पे होगा होल पॉपुलेशन. We will be studying whole population. So this is the just basic difference between a census and survey. The next is representative sample. Representative सैंपल. तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से हमें क्या, वो नाम से ही पता चल जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई एक पूरा ग्रुप होगा, उसका एक कुछ ऐसा छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो सिलेक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. नेक्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन. Target population. So target population is about which we require the information. अगर हम बात करें कोई एक पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की, तो वी विल टारगेट, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कम्युनिटी में ये डिजीज का प्रेवलेंस कितना है,
सो फॉर दैट इज द टारगेट पॉपुलेशन, जिसमें से हमें इंफॉर्मेशन लेना है, दैट इज टारगेट पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज स्टडी पॉपुलेशन. स्टडी पॉपुलेशन, तो उसमें क्या होगा, इट इज अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन. टारगेट पॉपुलेशन और स्टडी पॉपुलेशन. तो स्टडी पॉपुलेशन में क्या होगा, वो ऐसा पॉपुलेशन होगा या ऐसे ग्रुप्स होंगे जिसके अंदर से हम सैंपल ले रहे हैं. जिससे हम सैंपल ले रहे हैं उसे हम कहेंगे स्टडी पॉपुलेशन. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, इट इज सैंपलिंग फ्रेम. Sampling frame, it is the list of member of population that are identified prior to sampling. जब भी हम सैम्पलिंग करेंगे उसके पहले ही वो उसका आइडेंटिफाइड ग्रुप होगा, that we have already identified before sampling. That is called as sampling frame. Then sampling unit. Each unit of the sampling frame is called as a sampling unit. तो sampling frame का एक एक जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे sampling unit. Each part of the sampling frame. The next is sampling fraction. Sampling fraction. Sampling fraction is ratio of sample size to population. तो दिस इज व्हाट बेसिक टर्म, लाइक जब हम प्रेवलेंस करते हैं तो क्या करते हैं कि डिजीज कितना हुआ, कितने एनिमल्स में से हुआ. सो सैम्पलिंग फ्रेम, तो हम कितना सैंपल ले रहे हैं ग्रुप से, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. सैंपल ग्रुप डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो वो जो फ्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रैक्शन. द नेक्स्ट इज सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, in which it is possible to select same element twice. तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी. लाइक सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट, ये सारी जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशंस. तो यहाँ पे हमने जो जो भी डेफिनेशंस की बात की है, स्पेशली एपिडेमिक, पांडेमिक, स्पोरेडिक, एपोर्निथिक, एपिजूटिक्स, और जितने भी ये टर्म्स है रिलेटेड टू एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट लाइक सर्वे, सेंसस, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, पूरा टारगेट पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन, तो ये सब चीज़ के डिफरेंस हमें याद रखने हैं, एज वेल एज यू हैव टू मेमोराइज इट फॉर द एग्जाम. इसको याद रखने का कोई इलाज नहीं है, इसको आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So I hope you have understood it and you have taken the notes of it. I wish you all the very best for your examination.